हाय गाइस, कैसे हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो आपको वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। बट आज हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे एसएफएम का ए टू जेड सारा का सारा। मैं आपको क्रक्स बता दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सा एबीसी एनालिसिस फॉलो करना है, किस तरीके से, मतलब कौन सा बुक्स मटेरियल, क्या चीज़ रेफर करनी है जिससे आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाए। और उसके अलावा एमटीपीज़ आरटीपीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और कुछ एग्जाम से रिलेटेड टिप्स। तो सारी चीज़ों को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, एसएफएम के बारे में बताने से पहले मैं तो तुम्हें सबसे पहले एक बढ़िया सी टिप दे दूं कि यार दो चीज़ें मैंने नोटिस करी पेपर देते टाइम, तो मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि यार पेपर में स्पीड, मतलब हैंडराइटिंग नहीं मैटर करती है। जितनी स्पीड से लिखना उतनी स्पीड से लिखो, और पहले क्वेश्चन से ही ना लिखना स्टार्ट कर दो यार। स्पीड बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम्हें फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। पहला क्वेश्चन तुम सोचते हो सजा के लिखें, एक पेज सजाया, दो पेज सजाए, तीसरे पेज से तो फिर भैया फिर तुम ही जानते हो तुम क्या लिखते हो, ठीक है। तो इसलिए वो पहले पेज से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि फायदे में तुम रहोगे, तुम्हारा टाइम बचेगा वहाँ पे, ठीक। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि एक तो हैंडराइटिंग नहीं मैटर करती और दूसरा सीक्वेंस नहीं मैटर करती पेपर में। अब क्या होता है पेपर में कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट हमें आता है, फिर हमें क्वेश्चन 2 का सी पार्ट हमें आता है, फिर क्वेश्चन 3 का ए पार्ट हमें आता है। मतलब हमें तो एक एक क्वेश्चन में एक एक पार्ट ही आता है। अब हम क्या करें, अब तुम सबसे पहले वही पार्ट्स करोगे और कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले उन्हीं को करो, और मतलब किसी के लिए जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये नहीं कि क्वेश्चन 1 के ए पार्ट के लिए जगह छोड़ रहे हो, फिर बी के लिए जगह छोड़ रहे हो, फिर सी कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो जिस क्वेश्चन का जो पार्ट आता है ना, उसका अच्छे से रेफरेंस दो, मतलब उसका क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालो और उसे लिख के स्टार्ट कर दो। और सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है पेपर करने की। अब मान लो पेपर में आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं, शायद 6 क्वेश्चन आते होंगे। तो जितने भी आते हैं, अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है तुम्हारा। उसके अलावा जितने बाकी बचे क्वेश्चन हैं, उनमें क्या होता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुम्हें लगता है कि हाँ, कोई 3 क्वेश्चन या कोई 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तुम कंफ्यूज होते हो कि लास्ट में मैं कौन सा मतलब स्किप कर दूंगा, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे पक्के होते हैं जिसमें तुम्हें एक नहीं तो 1.5 या 2 प्रैक्टिकल पार्ट आते होते हैं। तो तुम्हें पहले ही पता लग जाता है ना पेपर देखते ही कि ये वाले क्वेश्चन तो आते हैं, ये तो मेरे को करने ही करने हैं, मतलब ये पेपर में छूटने नहीं चाहिए। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये बहुत रहता है यार, पेपर बहुत छूटता है। तो पेपर ना छूटे इसलिए जो जो पार्ट आते हैं वो पहले कर लो। और मैं तुम्हें एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ही कॉन्फिडेंस रहेगा। जब तुम पेपर में 1 घंटे में 30-40 नंबर का कर लोगे ना स्टार्टिंग में, तो फिर तुम्हें लगेगा अब तो हम एग्जामिशन लेकर ही आएंगे। और एक और चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए कि जो तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें जैसे हर क्वेश्चन में तुम्हें 4 नंबर की थ्योरी आती है, ठीक है। अब जो हर क्वेश्चन में 4 नंबर थ्योरी के आते हैं, तो उस थ्योरी वाले पार्ट को सबसे पहले करना है। मान लो तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें पेपर में 5-6 में से 3 क्वेश्चन आते हैं टोटल। अब 3 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में एक एक सी पार्ट तुम्हारा थ्योरी होगा, तो भैया उस थ्योरी के पार्ट को सबसे पहले कर लो, क्योंकि तुम फायदे में रहोगे। तुम्हारे 4-4 नंबर फ्री के मिलेंगे। वहाँ नाम अच्छे से लिखना होता है, बस निमोनिक्स अच्छे से बना के जाओ थ्योरी पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ नाम लिखो और अंदर 2-4 लाइनें लिख दो। थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ आ ही जाता है। देखना तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। मैंने खुद लिखा हुआ है, खुद पेपर निकलवा के देख रखा है, और ये सारी टिप्स ना फॉलो कर रखी है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा आ जाते हैं बेसिक चीज़ पे। बेसिक इन द सेंस बेसिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है काफ़ी स्टूडेंट्स की, और कई मेरे से फ़ोन कर करके ही पूछते हैं बार बार कि यार एक तो हमने किसी ने बैच नहीं ले रखा, वो अब क्या करे, और किसी ने बैच ले लिया, वो कह रहा है मैं रिवाइज़ कहाँ से करूँ। और तीसरा वो होता है कि कोई कह रहा है मैंने आधी क्लासेस लिया, अभी आधी क्लासेस मेरी बची हुई हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जितनी क्लासेस बची हैं उसे छोड़ दो। तुमने चाहे रिवीजन वीडियोस ले रखी हैं, मतलब सॉरी रिवीजन वीडियो कह रहा हूँ, तुमने चाहे फास्ट ट्रैक बैच लिया, चाहे तुमने फुल बैच लिया है, भैया अपने बैच को छोड़ दो, टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। देखो, मैं टीचिंग तो करता नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारे, इसलिए वो फुल बैच बनाते हैं, फास्ट ट्रैक बैच बनाते हैं। लेकिन तुम्हें अपना टाइम बचाना ना, अपने अटैम्प्ट बचाने हैं, तो बेटर यही है कि अपना रिवीजन वीडियोस पे फोकस करो। तुम यूट्यूब पे देखो यार, सीए फाइनल की सारी हर सब्जेक्ट की रिवीजन वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम उठा के देख लो, जो तुम्हें यूट्यूब पे ना मिले तो मेरे को बता देना। तो मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलती हैं। तो सबसे बेस्ट पता क्या रहता है, एक तुम्हें ये लगता है कि यार मैं फर्स्ट टाइम सीए कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम फाइनल में आऊँ, नहीं मेरे को तो क्लास लेनी चाहिए यार, मतलब सारे बच्चे ले रहे हैं तो मैं क्यों ना लूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने एक बार क्लास ली थी और मेरी कुछ क्लासेस ना ऐसे वेस्ट चली गई थी थोड़ी, मतलब मैं रिवाइज नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, एक आधी क्लास भी नहीं ले पाया था, बीमार हो गया बीच में, जो भी था इश्यूज़। अब हुआ क्या कि मैंने बाद में सोच लिया, मैंने कहा अब तो रिवीजन वीडियो से करना है, और मैंने फिर ना सारा सिलेबस रिवीजन वीडियो से करा था, और बहुत अच्छे से एग्जाम्शंस भी आई थी और ग्रुप भी जल्दी क्लियर हुआ था। मतलब इतना तो सीए इंटर में जल्दी नहीं क्लियर हुआ जितना मेरे फाइनल के ग्रुप क्लियर हुए थे। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ,
जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, अब एसएफएम की बात कर रहे हैं तो रिवीजन वीडियो से कर लो। अब तुम पूछो ये रिवीजन वीडियोस फिर कैसे करनी है, किसकी करनी है? देखो, एसएफएम में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी 20 नंबर की थ्योरी। थ्योरी रिवाइज करने के लिए तुम अतुल अग्रवाल से करना, उससे कर लो। मैंने मयंक कोठारी से किया था, तो मयंक कोठारी सर की रिवीजन वीडियोस की खास बात ये है, एक तो ना यार मैं टीचर के बीच में नाम के आगे ना सर अगर ना लगाऊं ना तो वो अनकॉन्शियसली होता है, मतलब कि ऐसा जानबूझ के नहीं होता। क्योंकि एक दो बार मैंने देखा है कोई कोई कमेंट कर देता है यार तुम किसी को सर नहीं बोल रहे, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इज्जत नहीं कर रहे। तो तुम समझना कि मैं इस टाइम पे कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, और हर टीचर को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करी जाती है। ऑब्वियसली टीचर का मतलब ही रेस्पेक्ट होता है। तो खैर मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। तो जैसे मयंक कोठारी सर की वीडियोज़ हैं, तो अब उसमें क्या है कि 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने एवरेज अपनी वीडियोज़ बना रखी हैं थ्योरी की। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, उन्होंने ना एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रखा थ्योरी का, बहुत अच्छे से करवा रखा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप में घुस घुस के करवाया, पॉइंट सारे कवर करवाएं लेकिन बहुत अच्छे से करवाएं, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। तो एग्जाम्पल भी अच्छे हैं उनके, तो आप वहाँ से कर सकते हो थ्योरी। मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी आप कहीं से भी कर लो, आपको थ्योरी करनी है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। की पॉइंट्स थोड़े आप लिख के रख लेना और निमोनिक्स वगैरह अच्छे से बना लेना, तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो होगा तुम्हारा थ्योरी का पार्ट। अब आता है प्रैक्टिकल का पार्ट। अब देखो प्रैक्टिकल में क्या है ना यार, कि प्रैक्टिकल में जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं तुम्हें मिल जाएंगे। एक तो एक पवन कारमेले सर हैं, तुमने नाम सुना हो, नहीं तो पवन कुछ करके उनका चैनल है, तो वो सर्च कर लेना। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो भी करवा देते हैं, और किसी टीचर ने करवाया वो देख लेना, मतलब जहाँ से पसंद आए वहाँ से कर लो यार। और एक स्टडी विद करके एक मतलब एग्जाम बेस्ड स्टडी, शायद इसी नाम से चैनल है, उसने भी मतलब करवा रखे हैं। ओल्ड पीएम मैंने वहीं से देखा था, मतलब जैसे मेरा जब अटेम्प्ट था 2-3 अटेम्प्ट पहले, तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब अभी न्यू कोर्स जब से आया तो सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे, हालांकि अब हो गए हैं, न्यू स्टडी मैट में क्वेश्चन आ गए। तो पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, या हमारे पास और भी पुराना स्टडी मैट पड़ा था। तो एक ओल्ड पीएम के क्वेश्चंस कह लो या जो भी कह लो, तुम्हारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस, वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो उस चैनल से भी कर सकते हो। तो ये तो हो गए तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी टीचर का तुम बैच लेते हो ना, पता है क्या, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तुम खुद सोचो, अगर तो फुल बैच ले रहे हो तो तुम्हारे क्या ही कहने, मैं तो उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। तुम फास्ट ट्रैक बैच भी ले रहे हो, तुम 100 घंटे में उस चीज़ को कर रहे हो। तुम यूट्यूब वीडियो से करो, 20 से 30 घंटे में तुम्हारा सिलेबस कवर है। तुम उसी को 3 बार कर लो ना रिवाइज, तुम्हारा टिप्स पे हो जाएगा वो। और तुम एक बार करके उसे अल्टीमेटली क्या यार, तुम्हें रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ना, हाथ से लिख के करना है। एसएफएम तो सारा प्रैक्टिकल है ज़्यादातर 80%। तो जब वो लिख के ही करना है तो फिर क्यों किसी टीचर की वीडियोस लेके या फास्ट ट्रैक बैच लेके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? और खासकर उनके लिए बता रहा हूँ जिनका अटेम्प्ट लग जाता है, क्योंकि जिनका नहीं लगा वो तो मतलब मन में आता ही है जनरली बंदे के कि नहीं मैं बैच ले लूँ। और अगर ज़्यादा ही मन में आता है ना तो फास्ट ट्रैक बैच ही लिया करो, उससे ज़्यादा पे तो बिल्कुल मत जाया करो, चाहे तुम एज अ न्यू स्टूडेंट ही हो। लेकिन चलो ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। मैंने तुम्हें बता दिया टाइम कैसे बचाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है यार। पैसे तो चलो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने खर्च सकते हो, तो तुम्हें जिसका बैच लेना है लो, जिससे मन करे उससे पढ़ो, जहाँ पीएचडी करनी है वहाँ करो। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी एग्जामिशन कैसे आएगी, और वो टाइम सेव करने से ही आती है, तो वो तुम्हें देखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे बढ़िया चीज़ पे, एबीसी एनालिसिस, ठीक। अब एसएफएम में एबीसी एनालिसिस का क्या चक्कर है ना यार, कि एबीसी एनालिसिस में एसएफएम में क्या है, 20 नंबर की थ्योरी है तुम्हारी सबसे पहले। उसके बाद आ गया म्यूचुअल फंड का चैप्टर, हर बार 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक। उसके बाद आ गए 2 चैप्टर जो बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं और पेपर में फ्री के नंबर होते हैं, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्या है कि वो जो चैप्टर है ना, उसमें इस तरह से है कि मतलब 8 या 10 क्वेश्चन है उसमें, तो 8-10 नहीं तो 15 होंगे, 20 होंगे मैक्स टू मैक्स। और इसी तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आईएफएम का चैप्टर है। तो इन 2 चैप्टर में जिस तरह से क्वेश्चंस है ना, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन। तो ये 2 चैप्टर हैं जो आपको म्यूचुअल फंड के बाद ये 2 चैप्टर करना है प्रैक्टिकल, चाहे मैं आपको 1.5 डेज में बता रहा हूँ, चाहे अभी के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर पहले कर लोगे, 15-15 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, और आप पेपर में देखो तो दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब आप यूँ लगा लो, एक क्वेश्चन 8 नंबर का म्यूचुअल फंड से आ रहा है, एक आईआरआरएम से आ रहा है, एक आईएफएम से आ रहा है। तुम पिछला पेपर उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा जनरली एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं इन 2 चैप्टर से, और नहीं तो 2 में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया, कौन सा चैप्टर आ गया उसके बाद आ गया तुम्हारा डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो। अब डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो में क्या सीन है कि डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो, ये मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हारे को कि ये तुम्हें करने हैं, ये पेपर के टाइम में भी यही करने हैं और अभी भी यही करने हैं। पहले डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो दोनों को मिला के पेपर में मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो तुम सोचो कि 8 टू 16, 8 3 24, तो मतलब 20 एक मार्क्स के अराउंड तो लगा लो ऑन एन एवरेज, चाहे कोई 6 नंबर का है, कोई 4 नंबर का, जैसे भी मिला के, 4 का तो शायद नहीं होता। तो मतलब 20 से 24 नंबर एटलीस्ट तुम्हारे डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो से कवर होते हैं। और
क्वेश्चंस भी मतलब ठीक है, चैप्टर थोड़े बड़े हैं, उसमें वो फॉर्मूले हैं याद करने के, लेकिन करना तो है ही ना। मतलब ये चैप्टर पहले करोगे फायदे में रहोगे। ये मैं किसके कंपैरिजन में बता रहा हूँ, रेदर देन तुम करने बैठो फॉरेक्स करने बैठो, तुम मर्जर करने बैठो, तुम सिक्योरिटी वैल्यूएशन करने बैठो। वो जो 3 चैप्टर मैंने अभी जिनका नाम लिया ना, बिल्कुल लास्ट में करना। मतलब फॉरेक्स तो ऐसा है तुम स्किप कर सकते हो, मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मैं एक बार पढ़ के गया था बहुत अच्छे से, और हुआ क्या था कि सारा कुछ पढ़ जाओ यार तुम, बिट रेट आस्क रेट सब कैसे लगाते हैं, फिर पेपर में जाके पता क्या होता है, सेम क्वेश्चन, अगर सेम भी क्वेश्चन आया होगा ना गलती से, तो वो सेम फॉर्मेट देख के भी तुम्हें लगता है यार इन्होंने रेट उल्टे तो नहीं दे दिए, और उनके पेपर पे वो प्रिंटिंग ऐसी हो रखी होती है ना कि तुम एक बार तो कंफ्यूज होते ही हो। तो फिर क्या फायदा अगर वो 8 नंबर, अगर तुमने स्टार्टिंग में ही कुछ उल्टा लगा दिया रेट, तो वो तो पूरा क्वेश्चन गलत है ना, फिर तुम उसमें दिमाग लगा के मेहनत कर रहे हो। तो इससे अच्छा उस क्वेश्चन को लास्ट में ही करो ना, पेपर में भी अटेम्प्ट करना है तो लास्ट में अटेम्प्ट करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत से गलत हो जाए। ठीक है, एक तो हो गया फॉरेक्स, एक तुम्हारा चैप्टर हो गया वैल्यूएशन, जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, और एक तुम्हारा कौन सा मैंने बताया, मर्जर वाला। अब जो मर्जर का चैप्टर है, मर्जर में यार 50-60 क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करके जाओ अच्छे से, और फॉर्मूला अच्छे से देख जाओ कि जनरल एक क्वेश्चन बनाना हो तो 8 में से 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये मैं तुम्हें तब बता रहा हूँ जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, 1.5 डेज में तुम देख रहे हो। अभी करना है तो अभी तो तुम सारे चैप्टर कर सकते हो, और अभी भी स्किप भी करना है तो तुम फॉरेक्स को तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, मर्जर भी थोड़ा बहुत कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जनरली क्या है कि तुम ये देखो ना यार, 1.5 डेज में जब तुम चैप्टर करने बैठोगे तो पोर्टफोलियो भी करना है, डेरिवेटिव भी करना है, IRR है, MIFM, फिर म्यूचुअल फंड, फिर वो 5-6 चैप्टर थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है। तो इसी में इतना टाइम निकल जाता है, और उसके बाद फिर वो एक कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का चैप्टर भी आता है, और भी कोई एक आधा चैप्टर छूट गया तो मुझे बता देना। वैसे मेनली तो यही बड़े बड़े चैप्टर हैं जो हैं, और थ्योरी में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया 5-6 चैप्टर आते हैं, वो तो मतलब बहुत अच्छे से करनी ही करनी है। और थ्योरी तो ना यार पेपर में 1.5 डे में भी ना 2 बार पढ़ के जाना तुम, क्योंकि क्या होता है कि जब तुम थ्योरी 2 बार पढ़ लेते हो ना, तो पेपर से 1 घंटा पहले थ्योरी पढ़ के आते हो ना, सब निमोनिक सारी थ्योरी सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होते हैं, तो फटाफट से अपनी थ्योरी कर लेना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थ्योरी तो बिल्कुल पहले ही करनी है पेपर में। अब उसके बाद आ जाते हैं कि हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल चैप्टर्स की, तो मैंने तुम्हें सीक्वेंस ऑलमोस्ट ये बता दी। सीक्वेंस में ये जो 3 चैप्टर हैं इनको लास्ट में रख लेना, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, और वो चैप्टर्स पहले करना। तुम पेपर उठा के देख लो यार, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये नहीं होता पेपर में कि मर्जर में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है, उसमें से फॉरेक्स में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है। ऐसे तो यार लॉ में 30 नंबर का डायरेक्टर आता है, तुम उसे एक कैटेगरी में रख सकते हो, रख ही नहीं सकते। मतलब मैं नहीं रखता होता पर्सनली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जबकि 99% टीचर्स रखते हैं उसे एक कैटेगरी में। और तुम देखना यार, सबसे ज़्यादा लॉस क्या होता है ना, कि अगर हम कई बार एक कैटेगरी सिर्फ इस बेस पे रखते हैं ना कि उसकी वेटेज ज़्यादा है, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यार तुम्हारे अगर वहाँ पेपर में 30 में से 3 नंबर भी नहीं आ रहे, तो उसे वेटेज में रख के क्या कर रहे हो। इससे अच्छा वो चैप्टर करके जाओ ना जिसमें से 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम्हें स्कोर भी कर पा रहे हो। मतलब तुम देखोगे ना उठा के, तो जो ईजी चैप्टर्स हैं, या जो बच्चे थोड़ा स्किप करके जाते हैं चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हारे को वहाँ फ्री के मार्क्स मिल रहे होते हैं, और क्योंकि तुमने वो कर ही नहीं रखा होता तो तुम वहाँ स्किप कराते हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो बहुत बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं ना, जिनको बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट सा लगता है कि नहीं ये तो हर पेपर में आ ही रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला तुम्हारा चैप्टर है, उसमें इक्विटी है, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस, थोड़ा बहुत कर जाओ, उनके फॉर्मूलेज अच्छे से कर जाओ, लेकिन इतनी पीएचडी मत करके जाओ कि तुम एक के क्वेश्चन बैठ के बहुत अच्छे से दिमाग लगा रहे हो, और वो भी आखिरी 1.5 दिन में, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन वहाँ याद रहना होगा, याद रह जाएगा, नहीं भी याद रहेगा तो 8 में से 4 का तो बना लोगे ना यार, इतने तो फॉर्मूले तो याद है ही ना। फॉर्मूला रिवाइज करने से मैं मना नहीं कर रहा, मैं इन चैप्टर्स की सीक्वेंस बता रहा हूँ कि जितना लास्ट में रखोगे बेटर रहेगा, और जितना कम पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। तो मतलब स्मार्ट स्टडी करोगे इस तरह से कि फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और ठीक है क्वेश्चन वहाँ देख लेंगे ना, 8 में से 4 भी आ गए वहाँ तो बहुत है। और एग्जाम्शन लाने के लिए तुम्हें एसएफएम में तो तुम 75-80 का भी पेपर अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो भी 60 नंबर आराम से आ जाते हैं, प्रोवाइडेड तुम थ्योरी बहुत अच्छे से करके गए हो, क्योंकि थ्योरी ही पेपर में एग्जाम्शन लाती है। और फिर मेरी अभी रिसेंटली एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसके 40 कुछ मार्क्स थे एसएफएम में, 40-42, और मेरे को कहती है यार मेरा एसएफएम ना वीक है, और फिर खुद ही बता रही है कि मैंने तो थ्योरी करी ही नहीं थी। अब तुम 20 नंबर की थ्योरी करके जा रहे हो, मैं पेपर निकलवा के देख रहा हूँ 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं थ्योरी में, तो भैया तुम्हारे 42 से 62 तो ऐसे ही हो गए। तो फिर तो तुम्हें गलत फहमी है ना यार, तुम पढ़ के अच्छे से जाओ ना, स्ट्रेटेजिकली पढ़ के जाओ, जैसे भेड़ चाल में मत पढ़ के जाओ कि इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा तो वो करना है। वेटेज के हिसाब से मैंने भी तुम्हें बताया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा भी हो ना कि जो चैप्टर जल्दी जल्दी हो रहे हैं और कवरेज अच्छी है उनको तो वो करके जाओ। तो काफ़ी बह गए थे हम भावनाओं में, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, रिवीजन। मेरे से कई बार पूछा जाता है रिवीजन कितनी करनी होती है। यहाँ देखो एटलीस्ट 3 रिवीजन करनी चाहिए। 3 रिवीजन में देखो ये होता है, सबसे पहले तुम रिवीजन करते हो तो तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर कुछ कुछ ही नहीं भी समझ में आती।
और दूसरी बार करते हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आने लगती हैं, तीसरी बार करते हो चीज़ें टिप्स पे हो जाती हैं। तो एटलीस्ट 3 रिवीजन तो बनती हैं, उसके ऊपर तुम जानो, तुम्हारा दिल जाने, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हें कितना रिकॉल रहता है वो तुमने देखना है, ठीक है। और थ्योरी के लिए तो क्या किया करो, वो वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करके कभी घूमते टाइम सुन लिया, खाना खाने के बाद घूमना हो तब सुन लिया, रात को सोते टाइम सुन लिया। तो इस तरह से मतलब सुबह उठने के बाद थोड़ा सुन लिया, रिवाइज हो जाती है, तो माइंड में रहती है थ्योरी, ठीक है। हम रिवीजन की बात कर रहे थे, बता दिया आपको रिवीजन। उसके बाद आ गया हम MTP RTP पास्ट पेपर। अब पास्ट पेपर ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। MTP RTP और पास्ट पेपर, देखो सीन ये रहता है, MTP करके जाओ ना करके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना फिर भी 1-2 MTP रिसेंट वाली की, कोई नया क्वेश्चन तो ऐड नहीं हो रखा। जनरली MTP में होता नहीं है, पर फिर भी एक नज़र मार लेना, एक आधी बार होता है। और उसके अलावा RTP और पास्ट पेपर। अब RTP का क्या सीन है कि RTP तो तुम्हें करके जानी चाहिए। अब तुम कहोगे कि नहीं वो मतलब पिछले अटेम्प्ट की ना इंक्लूडेड है हमारे स्टडी मेट में, तो बहुत अच्छी बात है, इस अटेम्प्ट वाली तो नहीं है ना, वो करके जाओ। क्योंकि RTP का जो लेवल होता है ना वही पेपर का लेवल होता है, और वो तुम्हें कहीं और से सीखने को नहीं मिलेगा। और पिछले ना 2-3 अपने पेपर भी जरूर कर जाना। एक तो क्या हो रहा है ना कि पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड चल रहा है, तो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है SFM में, मतलब पेपर में आया क्वेश्चन अगले पेपर में आ जाता है। तो वो ठीक है कि कभी सेम अटेम्प्ट का मतलब पिछले ही अटेम्प्ट का अगले में आ जाएगा, कभी 2 अटेम्प्ट छोड़ के पिछले का अगले में आ जाएगा, तो 2 या 3 पेपर कर लो बहुत है। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ पेपर इस लेवल का आ रहा है। और जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया ना SFM के चैप्टर की सीक्वेंस, अगर तुम पेपर को अभी पिछला कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस सीक्वेंस से ज़्यादा आसान कोई चीज़ ही नहीं है एग्जामिशन लाने की। तो अब बाकी तो तुम्हें देखना है, मैंने तो बताना था बता दिया। अब उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज़ आ जाती है कि रिटन प्रैक्टिस कितनी करनी है। तो देखो एक बार तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद चाहे तुम ऑडिट मारते रहो, लेकिन एक बार तो लिख के करो, और थ्योरी के की पॉइंट्स लिख के करो, फायदे में रहोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम अमेंडमेंट, कोई कोई आती है SFM में, लेकिन हाँ जैसे थ्योरी में कोई कोई टॉपिक ऐड हुआ हो या किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ हो, भैया करके जाना, वो बहुत चांसेस होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। वैसे ग्रुप 1 में अमेंडमेंट्स कम आती हैं, जैसे लॉ ऑडिट में अमेंडमेंट होती है ना, सेम अटेम्प्ट में आने के चांस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी आ जाती है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे चक्कर में मतलब करके मत जाना ग्रुप 1 में, क्योंकि ग्रुप 2 में तो ऐसा है कि जो अमेंडमेंट आ गई वो उसी अटेम्प्ट में आ रही है, मतलब 90% तो आ ही रही है। लाइक कोई एक आधी अमेंडमेंट है वो छोड़ देंगे, सारा पेपर नहीं भरना अमेंडमेंट से, एक और चीज़ है, बट आती हैं। और ग्रुप 1 में जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, खासकर SFM में कुछ थ्योरी में आई हो, क्योंकि अभी आई थी रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट पहले ना, और फिर हमें पता था अभी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और वो आ जाता था पेपर में, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ, 1-2 बढ़िया से टिप्स दे देता हूँ मैं पहले एग्जाम की। तो वो ये है, सीक्वेंस और हैंडराइटिंग मैंने शायद तुम्हें बता दी थी, है ना, कि कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करती। मुझे याद नहीं, अगर मैं नहीं बताई तो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई सीक्वेंस नहीं मैटर करती, और जो हैंडराइटिंग है तुम्हारी वो भी मैटर नहीं करती, फटाफट अपना लिखना। और उसके बाद हम आ जाते हैं, आई थिंक मैंने बता दिया तुम्हारे को, उसके बाद हम आ जाते हैं कि 1.5 डे भी तुम्हें बता दिया। MCQ तो इसमें होता नहीं, और कोई चैप्टर की से लिंक नहीं होता, जो सा चैप्टर मन करे पहले उठा के पढ़ लेना। मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो इस टाइम पे तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सवाल आता है काफ़ी बार। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें थी, मैंने तुम्हें बता दी। और कुछ रह गया हो तो तुम भी मुझे बता सकते हो, और तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स ही ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।